हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अचीवर्स। तो हम मेथड्स कर रहे थे स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के, और जिसके अंदर हम 2 मेथड्स ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज टारगेट कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो अब थर्ड हमारा मेथड है, वो है क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर क्वालिटी के बारे में डिस्कशन होगा। ठीक है, अब आप ये बात देखिए, मेथड के अंदर हर चीज में, टारगेट कॉस्टिंग में टारगेट के बारे में बात हो रही थी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में एक्टिविटी के बारे में। अब आप इसको कैसे एलोबरेट करते हो वो आपके स्किल्स पर डिपेंड है। ठीक है, तो इसी तरह से सेम है क्वालिटी कॉस्टिंग। अब क्वालिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो यस, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर मॉनिटर एंड एक्यूमुलेट्स द कॉस्ट इनकर्ड बाय ए फर्म इन मेंटेनिंग और इम्प्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी। ये मेन पॉइंट है कि आपने प्रोडक्ट की कैसे क्वालिटी को मेंटेन करना है या इम्प्रूव करना है, उस चीज को एक्यूमुलेट करने के लिए, वो चीज को मॉनिटर करने के लिए जो यूज होता है उसको बोलते हैं हम क्वालिटी कोस्टिंग। तो क्वालिटी कोस्टिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम करते हैं ये एक्टिविटी। इट डील्स विद क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस रादर देन क्वालिटी ऑफ डिजाइन। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि किसी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस के तरफ आप ध्यान दे रहे हो। ठीक है, डीपली भी मैं अभी करवाऊंगी आपको क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जिसके अंदर हम 4 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन शॉर्ट के अंदर मैं आपको बता रही हूँ कि क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब है कि किसी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस के बारे में ध्यान दिया जाता है कि किस तरह से कस्टमर जो है उससे सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे स्पेसिफिकेशन। और नेक्स्ट वन है डिजाइन। डिजाइन के अंदर हम rather than डिजाइन, तो डिजाइन के अंदर आप बोल दो कि वेरिएशन इन प्रोडक्ट हैविंग सेम फंक्शन। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, पेप्सी है। ठीक है, पेप्सी जो है छोटी बॉटल में भी, बड़ी बॉटल में उससे भी बड़ी में, मतलब 300 ml, 200 ml, 100 ml, तो इस तरह से अलग अलग है, बट प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो क्या है, इसके अंदर सेम है। तो ये बात आ जाती है कि क्वालिटी ऑफ डिजाइन के बारे में, कि यहाँ पे हम क्वालिटी कॉस्टिंग में उसके डिजाइन के बारे में बात ना करके हम उसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, उनकी कन्फॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। समझ आ गया है आपको? ये मेन एक डिफरेंस है। नेक्स्ट वन है कि प्रोडक्ट फिटनेस फॉर यूज, कि प्रोडक्ट को कैसे फिट किया जाए कि कस्टमर उससे पूरा का पूरा टोटली सेटिस्फाई हो सके। पहले हम प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, बाद में हम इसके आगे जो आपका 4th पॉइंट आएगा उसमें बाकी अदर फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पे हायर क्वालिटी मींस टोटल कॉस्ट को तो कम करने की कोशिश, और जो क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस है उसको पूरा बनाए रखना है। ठीक है, इंप्रूव करो, या जो आपकी क्वालिटी अगर बेस्ट है तो उसको मेंटेन रखना है। और जबकि उससे क्वालिटी कॉस्टिंग में आप जो टोटल कॉस्ट है उसको लोअर करने की कोशिश करते हो। आगे बात समझ। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मैम टोटल कॉस्ट को कैसे लोअर करेंगे, हम कम कैसे कर सकते हैं? तो बच्चे, उसके लिए हो सकता है आप कोई टेक्निक्स चेंज कर दो। कोई जो वेस्टेज हो रही है, बहुत ज्यादा वेस्टेज हो रही है, क्वालिटी आपकी मेंटेन है बट आपका रॉ मटेरियल बहुत वेस्ट हो रहा है, तो उस चीज को कंसीडर किया जाए, उस चीज को डिक्रीज किया जाए। आपकी जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर 100% अपना काम नहीं कर रही है, तो उस चीज को इम्प्रूव किया जाए, तो उससे क्या होगा, आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो कम हो पाएगी। नेक्स्ट वन है, अब आ जाता है कि यहाँ पे, ये तो क्वालिटी कॉस्टिंग के बारे में। अब बात आती है कि व्हाट इज क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा कई बार, जैसे जो अब HPSC कॉमर्स वालों का भी एग्जाम है, PGT कॉमर्स वालों का एग्जाम है, तो उनके लिए ये पॉइंट्स आ सकते हैं। ठीक है, आपका जो सब्जेक्टिव पेपर हो रहा है, तो सब्जेक्टिव पेपर में सीधा ही क्वेश्चन आ जाता है कि क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है। फर्स्ट वन है प्रिवेंशन कॉस्ट। नाम से ही पता चल रहा है प्रिवेंट करना, प्रिवेंट मींस रोकना, तो प्रिवेंट का मतलब क्या हो जाएगा, टू रिड्यूस नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स। अभी बोला था ना, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो डिफेक्टिव यूनिट्स है उनको रिड्यूस करना, जो कि प्रोड्यूस्ड है, या कोई भी आप अगर सर्विस दे रहे हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन सर्विस दे रही है, तो अगर पुअर क्वालिटी की सर्विस है तो उसको कम कर दो। अगर आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स कर रही है तो उसके लिए जो डिफेक्टिव यूनिट्स हैं
उनको रिड्यूस कर देना। तो इसको हम बोल सकते हैं प्रिवेंशन कॉस्ट। अब इसमें एग्जांपल ले लेते हैं कि डिजाइन कर रहे हो या इंजीनियरिंग जो वर्क है प्रोडक्ट का, उसके अंदर अब इंजीनियरिंग वर्क जो है उसके अंदर ही कमी है, वो ही जो वेस्टेज है बहुत ज्यादा हो रही है प्रोडक्ट्स की। तो आप जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उनसे बात कर सकते हो कि किस तरह से हम इस वेस्टेज को कम से कम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है अप्रेजल कॉस्ट। अप्रेजल कॉस्ट और इंटरनल फेलियर कॉस्ट कंफ्यूज कर देते हैं, प्लीज ध्यान से समझिएगा। अप्रेजल कॉस्ट होता है कॉस्ट इनकर्ड टू इंश्योर दैट मटेरियल, प्रोडक्ट एंड सर्विस मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड। यहाँ पे मान लीजिए आप चीनी की फैक्ट्री है आपकी, तो चीनी किससे बनती है? गन्ने से बनती है। तो यहाँ पे गन्ने की बात हो रही है और यहाँ पे चीनी की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो कॉस्ट लग रही है, हमने जो मटेरियल लिया है, प्रोडक्ट लिया है या सर्विसेज ली है, वो हमारी जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है, जो हमने अपने प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा है, उसमें सही चलती है या नहीं। अगर गन्ना आपको जैसी क्वालिटी का चाहिए, आपको चीनी बनाने के लिए क्रिस्टल चाहिए, नॉन क्रिस्टल चाहिए चीनी आपको, तो उसके अकॉर्डिंग क्या फंक्शन सही हो रहे हैं या नहीं, उस चीज के लिए आ जाती है अप्रेजल कॉस्ट। ठीक है, तो इसके अंदर आप ये देखोगे कि क्या जो हमारी रिलायबिलिटी टेस्ट है वो चेक कर रहे हो आप। मान लीजिए आपकी स्वीट्स का काम है, स्वीट्स के अंदर जो दूध से बनती है चीज, तो क्या दूध आपका सही है, उसको आप टेस्ट कर रहे हो उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे रॉ मटेरियल के बारे में बात कर रहे हो कि आपको दूध से मिठाई चाहिए, तो जो दूध है वो सही रिलायबिलिटी टेस्ट दे रहा है या नहीं, तो वो चीज हो जाएगी आपकी अप्रेजल कॉस्ट। ठीक है, जो आपको सप्लायर से रॉ मटेरियल मिल रहा है, क्या उसकी इंस्पेक्शन करना है, वो आपका आ जाएगा अप्रेजल कॉस्ट के अंदर। नेक्स्ट वन है इंटरनल फेलियर कॉस्ट। लाइन वही सेम है, अब डिफरेंस मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, एसोसिएटेड विद मटेरियल एंड प्रोडक्ट दैट फेल्स टू मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड रिजल्ट इन मैन्युफैक्चरिंग लॉसेस। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही थी, ठीक है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग लॉसेस आ गई हैं। ठीक है, यहाँ पे रॉ मटेरियल की बात हो रही थी, यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो चुका है प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने प्रोडक्ट बनाया है उसके बारे में बात करें, क्या उस प्रोडक्ट की क्वालिटी सही है या नहीं है। ठीक है, तो जो मटेरियल यूज हुआ है, प्रोडक्ट हुआ है, और वो अपनी क्वालिटी को स्टैंडर्ड जो उसने बनाए थे कि इस प्रोडक्ट के अंदर यही होगा। जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए कोई शर्ट बना रहे हो, कॉटन की शर्ट बनाई है आपने, तो उसके अंदर पॉलिस्टर कितना परसेंट, आपने कहा था कि 10% पॉलिस्टर लेंगे, 90% कॉटन लेंगे। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड्स कुछ लॉस हो गया, ये आपने स्टैंडर्ड फिक्स किया था, लेकिन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, 15% पॉलिस्टर आ गया। तो आपका तो जो स्टैंडर्ड था शर्ट बनाने का वो ही रफ हो गया, वो ही खराब हो गया है। ठीक है, तो वो चीज ले लेते हैं इंटरनल फेलियर। उसमें इंटरनली आपका लॉस हो गया ना कि आपने 10% पॉलिस्टर बोला था और आपका 15% पॉलिस्टर आ गया। तो बट ये जो डिफेक्ट्स हैं वो कस्टमर को सोल्व करने से पहले ही हमें पता चल जाते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं इंटरनल फेलियर कॉस्ट। क्लियर हो गया बच्चे? और इसके अंदर क्या है, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। इंटरनल फेलियर कॉस्ट क्या होता है, इसके अंदर जो आपके स्पॉइल्ड यूनिट्स हैं, आप पे जो यूनिट्स खराब हो गए उनकी कॉस्ट को चेक करते हैं आप। ठीक है, आपने जो एनालाइज किया है उसके अंदर की मान लीजिए स्टैंडर्ड फिक्स थे, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, आपने उस पर टेस्ट किया उस पर दोबारा से रीवर्क किया, तो उसके अंदर आपकी जो कॉस्ट लगी है उस सारी कॉस्ट को हम बोल देते हैं इंटरनल फेलियर कॉस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट वन है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। कॉस्ट इनकर्ड व्हेन इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस आर सोल्ड टू कस्टमर। इधर कस्टमर को नहीं भेजी थी, लेकिन यहाँ पे हम कस्टमर को भेज चुके हैं। ठीक है, कस्टमर को भेजा, कस्टमर ने क्या किया, हमें रिटर्न कर दिया। अब हमें उसके जो डिफेक्ट्स है उसको अगर हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो हमने उनको इम्प्रूव किया। तो जो इम्प्रूव करने में वापस रिटर्न आया है, जो हमारा खर्चा लगा है उसको एनालाइज करने में, उसको इंस्पेक्ट करने में, कैरेज वगैरह का, वो सारे का सारा खर्चा किसमें आ गया है, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट के अंदर आ गया। समझ आई आपको? तो ये था क्वालिटी ऑफ कंफर्मेंस को। तो जो क्वालिटी कोस्टिंग है वो क्वालिटी ऑफ कंफर्मेंस के बारे में डिस्कशन करता है, ना कि
क्वालिटी ऑफ डिजाइन के बारे में डिस्कस करता है। तो आई होप आपको क्वालिटी कॉस्टिंग समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है कि इट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग द cost and performance of a product over duration of its work। कि आपने मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, अब उस प्रोडक्ट की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को हमने चेक करना है इसके अंदर कि आपकी प्रोडक्ट की क्या परफॉर्मेंस है, एक ड्यूरेशन है। अब वो ड्यूरेशन आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि मान लीजिए आपका अगर डिस्पोजल है, जैसे कि मान लीजिए दूध वगैरह है, तो वो तो कुछ टाइम के अंदर ही डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, यूज हो जाएगा। एंड सेकंड वन है, मान लीजिए अब लॉन्ग टाइम का प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, इस तरह के अगर आप गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उनका लॉन्ग टाइम का होगा, तो ये टाइम के ड्यूरेशन पे देखना है। तो आप और उस परफॉर्मेंस प्रोडक्ट की कैसे, और उस पे आपने कितनी कॉस्ट लगानी है, जैसे आफ्टर सेल सर्विसेज भी आप देते हो तो वो कितने टाइम तक देनी है, ठीक है, तो उसके बारे में चेक करना है। तो लाइफ साइकिल स्टार्ट कब होती है, जब बिगिन विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर, कि कस्टमर की नीड क्या है उसको आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, एंड एक्सटेंड थ्रू प्लानिंग रिसर्च, और फिर उसको बढ़ाते कैसे हो। नीड मान लीजिए आप कोई भी लेके चल सकते हैं, जैसे ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं आया था, उससे पहले हम देखते थे कि ऑफलाइन सारा वर्क होता है, लेकिन इससे क्या है कि अब जो गांव में बैठे हैं, जिनके पास नेट की फैसिलिटी जो आ जा नहीं सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज नहीं है, तो वो कैसे मैनेज करें, जिनके पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो हमने एक पॉइंट देखा कि ऑनलाइन वाला सिस्टम ले आता है कि नेट के थ्रू ऑनलाइन, जैसे मान लीजिए स्टडी करते हैं, अब मेरी वीडियोस मुझे पता भी नहीं है कहाँ कहाँ देखी जा रही है, तो ये किसकी हेल्प से हुआ, ये ऑनलाइन की हेल्प से हुआ, तो किसी के तो माइंड में आया है ना ये वर्क कि किस तरह से हम ऑनलाइन ट्यूशंस वगैरह दे सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग दे सकते हैं। तो सबसे पहले कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई किया गया कि पूरी जो लोग हैं सब तक पहुंच सके हमारी जो कोचिंग है, तो उसके बाद उसको एक्सटेंड किया गया प्लानिंग रिसर्च के थ्रू कि किस तरह से हमें इस पे प्लान करना चाहिए, किस पूरी डीपली रिसर्च हुई कि हाँ इस तरह से यूट्यूब के थ्रू हम कर सकते हैं, या बहुत सारे जो चैनल्स है, बहुत सारे जो सोशल नेटवर्किंग है उसके थ्रू भी हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उसको डिजाइन किया गया कि ठीक है यूट्यूब सेलेक्ट कर लिया, यूट्यूब पे कैसे डिजाइनिंग करनी है, किस तरह से बनाना है, उसके बाद डेवलपमेंट हुई है कि और ज्यादा एडवांसमेंट की जाए, प्रोडक्शन हुई या इवेल्युएशन, इधर तो प्रोडक्शन को तो आप सर्विसेज ही कह सकते हो, अगर प्रोडक्ट की है तो आप प्रोडक्शन कर दोगे, यहाँ पे अगर मान लो कोचिंग की फॉर्म में देखा जाए तो हम आपको सर्विस दे रहे हैं। उसके बाद इवेल्युएट किया जाता है कि कितने स्टूडेंट्स अब मेरे तक पहुंच रहे हैं, कहाँ पे कमी आ रही है, मैं वीडियो बनाने में मेरा ऑडियो का प्रॉब्लम है, वीडियो का प्रॉब्लम है, कंटेंट की प्रॉब्लम है, या कुछ और बच्चे एडवांसमेंट चाहते हैं, तो वो चीज मेरे को इवेल्युएट करनी पड़ेगी, और वो किसके थ्रू हो सकता है, या तो आप मुझे फीडबैक देते हो, या मैं खुद ऑब्जर्व करती हूँ, ठीक है, या अदर जो चैनल्स है उनके थ्रू मेरे को ऑब्जर्वेशन मिलती है, तो वो इवेल्युएशन कर लिया, फिर उसको यूज करना है। यूज कौन कर रहा है, कस्टमर यूज कर रहा है, और उसके बाद लॉजिस्टिक सपोर्ट इन ऑपरेशन एंड डिस्पोजल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस जो अदर काम है, जो अदर मैनेजमेंट है या नॉन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, तो इनका जो वर्क है वो सारे का सारा आपका लाइफ साइकिल के अंदर आ जाता है। तो ये था लाइफ प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के बारे में डिस्कशन। अब है यहाँ पे कि एक्टिविटीज क्या होती है, वैसे तो हम स्टडी कर ही चुके हैं एक्टिविटीज, लेकिन एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि सबसे पहले मार्केट के अंदर रिसर्च होती है किसी प्रोडक्ट को बनाने से पहले कि कस्टमर चाहता क्या है, कस्टमर के माइंड में आइडिया क्या है, उसके बाद उसमें से आप एक स्पेसिफाई करते हो कि आपके पास 4-5 ऑप्शंस थे, उसमें से आपने 1 ऑप्शन को स्पेसिफाई किया, अब आप उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करते हो। अभी तो सिर्फ क्या हो रहा है, एक सिंपल वर्क हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से ही, ठीक है, अभी सिर्फ प्री प्लान्ड हो रही है सब चीजें, तो डिजाइन कर लिया है, फिर आपने उसको प्रोटोटाइप कर दिया है, और उसके बाद आप उसको अब क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो। मैन्युफैक्चरिंग के बाद
क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, उस प्रोडक्ट को बनाया जाएगा, ठीक है, कि किस तरह से उसकी पैकेजिंग वगैरह सब एक्टिविटीज की जाएगी, फिर उसका टूलिंग होगा, मैन्युफैक्चरिंग, फिर सेलिंग होगा, ये चीजें मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि क्या सेलिंग होता है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो आई नो आपको ऑलरेडी मालूम है ये चीजें। तो डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर प्रोडक्ट को सपोर्ट कैसे किया जाएगा, आफ्टर सेल्स सर्विसेज की आपको हम गारंटी देते हैं, वारंटी देते हैं, या जैसे मान लीजिए कोई सर्विस वाली फैसिलिटीज हैं, तो आप किसी होटल में जाते हो तो वो कहते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो आपको हम 30% ऑफर देंगे, डिस्काउंट देंगे। तो ये चीजें क्या कर रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज की जो प्रोडक्ट को सपोर्ट करने के लिए है। और उसके बाद रिप्लेसमेंट हो गया कि आपका अगर गारंटी से काम नहीं चलता है तो आपके प्रोडक्ट को रिप्लेस भी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की एक्टिविटीज थी। अब फेसेस आ गए हैं, मेन फेसेस हैं। फर्स्ट वन है इंट्रोडक्शन फेज। इंट्रोडक्शन फेज क्या होता है कि जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में आया ही है, स्टार्टिंग है, उस टाइम पे आपको कोई प्रॉफिट्स नहीं होते हैं, आपके प्रॉफिट्स जो है वो नेगेटिव होते हैं, आप मार्केट में एक जगह बनाना चाहते हो, ठीक है, तो इसको बोल दोगे। इसके अंदर आपकी जो प्रमोशन कॉस्ट है वो भी हाई होती है, आपकी सेल्स कॉस्ट भी हाई होती है, ठीक है। उसके अंदर आपकी जो सेल्स हैं या रिवेन्यूज हैं, सेल्स हाई नहीं होती, सेल्स कॉस्ट हाई होती है, ठीक है। फिर सेल्स रिवेन्यूज जो हैं वो भी आपके लो होते हैं और प्रॉफिट्स भी आपके नहीं होते हैं। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन फेज। नेक्स्ट सेकंड वन है ग्रोथ फेज। इसके अंदर आप धीरे धीरे मार्केट के अंदर स्टैंड हो चुके हो, आपके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होने लग जाते हैं, आपकी सेल्स भी इंक्रीज होने लग जाती है और आप प्रोडक्ट के अंदर मार्केट को पेनेट्रेट कर देते हो। सेकंड नेक्स्ट वन है मैच्योरिटी फेज। ये आपका हाई लेवल का होता है, इसके अंदर जो सेल्स है वो हाई होती है बट डिमिनिशिंग रेट से हो जाती है। तो आप यही बोलोगे कि सेल्स की ग्रोथ हो रही है बट डिमिनिशिंग रेट से हो रही है। अब डिमिनिशिंग रेट से क्या हो रही है, डिमिनिशिंग रेट कि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सेल्स तो हाई है, जैसे कि मान लीजिए आपकी क्या हो गई है, पहले आपके सेल्स यूनिट्स मान लीजिए 10 थे, फिर आपके क्या हो गए हैं, 20 हो गई हैं, ठीक है। उसके बाद आपके फिर यूनिट्स सेल हो रहे हैं तो आपके 28 हो गए हैं, फिर कितने हो रहे हैं, 32 हो रहे हैं। तो देखो वैसे तो क्या है, मैंने एक एग्जाम्पल में दिया है कि 10 लाख यूनिट बिक रहे हैं आपके, 20 लाख, 28 लाख, 32 लाख, लेकिन अगर मार्जिनल वैसे डिफरेंस देखा जाए तो आपका 10 हो गया, यहाँ से 8 हो गया, यहाँ से क्या कितना हो गया है, 8 में से 2 गए, 6 हो गया है, नहीं 4 हो गया, ठीक है। तो वैसे आपके ये क्या हो रहे हैं, मार्केट में यूनिट्स डिमिनिशिंग रेट से हो रहे हैं, वैसे ग्रोथ हो रही है। आप कहोगे 10 लाख यूनिट बिक गए हैं पहले महीने, दूसरे महीने 20 लाख बिक गए, 28 लाख, 32 लाख इंक्रीज हो गए हैं यूनिट्स, तो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हर महीने जो है ना 10 लाख यूनिट्स आपके बढ़े हैं, अगले महीने आपके सिर्फ 8 लाख यूनिट्स बढ़े हैं। हिसाब से तो 10 से आगे 10 ही होने चाहिए थे, इससे ज्यादा होने चाहिए थे, लेकिन नहीं, ये हो कौन सी रेट से रहे हैं, आपका डिमिनिशिंग रेट से हो रहे हैं। तो इसलिए मैंने बोला है कि मैच्योरिटी स्टेज पे जो आपकी सेल्स है वो ग्रो तो हो रही है बट डिमिनिशिंग रेट से हो रही है, इस पे आपका जो प्रॉफिट्स हैं वो भी हाई होते हैं, ठीक है। तो इसको आप बोल दोगे डिमिनिशिंग रेट। और इसके अंदर चांसेस होते हैं कि कॉम्पिटिटर जो है वो मार्केट में आ चुका है, इमरजेंस हो चुका है कॉम्पिटिटर्स का। नेक्स्ट वन है सैचुरेशन फेज। इसके अंदर आपके प्रॉफिट्स डाउन होने लग जाते हैं क्योंकि कॉम्पिटिटर मार्केट में आ चुका है, वो अब हमें बीट करने लगा है। तो इस तरह से तो प्रेशर हो गया है नए प्रोडक्ट का। तो नया जब प्रोडक्ट आ जाता है तो आपकी सेल्स जो है वो दोबारा से डिक्रीज होने लग जाती है, प्रॉफिट्स डिक्रीज होने लग जाते हैं। और नेक्स्ट वन है डिक्लाइनिंग फेज। डिक्लाइनिंग फेज के अंदर अब हमें कोई नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी क्योंकि कॉम्पिटिटर्स को हमने मीट करना है और जो कस्टमर का टेस्ट है वो भी चेंज हो गया है, कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज हो गई है, हमारे प्रोडक्ट के प्रति कस्टमर का ध्यान अब नहीं रहा है। तो इसमें भी आपके सेल्स और प्रॉफिट जो है वो डाउन हो रहे हैं। नेक्स्ट वन है टर्निंग पॉइंट्स। क्या है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर बच्चे, टर्निंग पॉइंट्स क्या होते हैं कि जो मेन
मार्केट को इफेक्ट करते हैं, आपकी जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है उसको अफेक्ट करते हैं, वो है मार्केट सैचुरेशन। जब आप मार्केट में सैचुरेट हो रहे हो, आपको पता चल गया कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ चुके हैं, तो आप क्या करते हो, नई टेक्निक को खोजने लगते हो। ठीक है, आप टेक्निक्स को इम्प्रूव करने के लिए जो कोर्स लगा रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट वर्क कर रहा है तो उस पर जो कोर्स लगा रहे हो। ठीक है, हाई प्रमोशंस करने लगे, हाई तो सेलिंग एंड प्रमोशन एक्टिविटीज के लिए, तो ये चीज क्या कर रही है, कॉस्ट को हाई कर रही है। तो ये मार्केट सैचुरेशन जो है वो बहुत बड़ा पॉइंट है। नेचर ऑफ कंपटीशन, किस तरह का कंपटीशन है। अब कई तो क्या होते हैं, जैसे अब मान लीजिए पेप्सी और कोक ही है, पेप्सी अगर कोई सेलिब्रिटी को लेके आता है तो कोक भी कोई सेलिब्रिटी को लेके आता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर पेप्सी किसी सेलिब्रिटी को लेके आया और कोक अगर नॉन सेलिब्रिटी को लेके आएगा तो पेप्सी की सेल्स क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो सेलिब्रिटी को लाने की, एडवर्टीजमेंट की क्या होते हैं, कॉस्ट बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत हाई होते हैं एज ए कंपैरिजन टू अदर सिंपल मॉडल वगैरह। ठीक है, तो इससे क्या होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कॉस्टिंग में भी बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। अल्टरनेट प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी, कि अगर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा आ गए हैं, अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि डोमिनोज आ गया, तो डोमिनोज के साथ बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स आ गए हैं, पिज़्ज़ा वगैरह के लिए लापियानो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कल मैंने देखे थे बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं। तो ये जब क्या हो रहे हैं कि अल्टरनेट प्रोडक्ट्स आ गए हैं और टेक्नोलॉजीज में भी बहुत ज़्यादा हाई चेंज हो गया, आपकी टेक्नोलॉजी अभी वही पुरानी वाली है तो उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा, तो वो आपकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हाई होती रहेगी। ठीक है, तो ये थे टर्निंग पॉइंट्स जो थे हमारे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के, तो इसके अंदर जो कॉस्ट है उसमें काफी चेंज आता है। आई होप आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग समझ आ गया होगा। तो ये थे हमारे मेथड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के। हाँ, तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के हमारे 4 मेथड से, टारगेट कॉस्टिंग, एबीसी और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, और इससे लास्ट वन था हमारा क्वालिटी कॉस्टिंग, जो कि हमने आज कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और आइकन बटन को प्रेस करना, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।